सर जी जी। सर ये नहीं समझ लगी सर, कौन सा टर्बुलेंट मॉडल सही है? ये हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? आवाज ऊंचा थोड़ा सा काशान, क्या कह रहे हैं? हेलो सर, अब आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। सर मैं कह रहा हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टर्बुलेंस मॉडल सही है? इसका जवाब पता है क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, दुनिया में कोई भी टर्बुलेंस मॉडल सही नहीं है। अगर ये मॉडल सही होते तो आपको अभी तक नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है वो मिलेनियम प्रॉब्लम में से शामिल ना हो। सिर्फ ये फर्क आ जाता है कि आपके पास कंडीशंस क्या क्या हैं और किन कंडीशन के अंदर कौन सा मॉडल आम तौर पे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ, मैंने कल आपसे स्लाइड शेयर की थी, लेकिन उसमें मैं ज़्यादातर बात नहीं करना चाहता। आप तीन टाइप के प्रिडिक्शन मेथड्स देख रहे हैं इधर। ठीक है, एक आपके पास कौन सा आ रहा है? हमारे पास डीएनएस सिमुलेशन आ रही है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन आ गया। डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन हर तरह की एडी को, चाहे वो स्मॉल टाइप की हो या बिग हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये आपके पास मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि अभी तक डीएनएस पे मल्टी फेज फ्लो पे जो काम हो रहा है वो 3 डायमेंशन में लोग कर नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि उन लोगों को कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज नहीं है। और ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं उन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर अच्छी खासी पाई जाती है। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए एक और हमारे पास सोल्यूशन मेथडोलॉजी होती है जिसको कहते हैं लार्ज एडी सिमुलेशन, एलईएस। लार्ज एडी सिमुलेशन में बेसिकली आप क्या कह रहे होते हैं कि आप जो बड़ी एडीज हैं उनको न्यूमेरिकली फुली सॉल्व कर रहे होते हैं, और जो स्मॉल एडीज हैं उनको मॉडलिंग की तरफ लेके जाते हैं। और जो आपके पास रैंस है, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, रेनॉल्ड्स एवरेज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, तो उसमें आपके पास क्या होता है? आपके पास एवरेजिंग का फिनोमेना आप इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास एक एडिशनल टर्म जो विस्कोसिटी की होती है, एक तो ये आपके पास लेमिनर विस्कोसिटी है, दूसरी आपके पास एडिशनल टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स स्ट्रेस के नाम से। और ये रेनॉल्ड्स स्ट्रेस हमारे पास, अगर मैं इस या ये वाली नोटेशन आपको पता है ये कौन सी नोटेशन है कहलाती है? ये टेंसर नोटेशन है। मैं अगर इस टेंसर नोटेशन को ओपन करूं यहाँ पे, तो मेरे पास आप देखेंगे 6 टर्म्स निकल के सामने आ जाती हैं, क्योंकि यू आई यू जे है। तो आई आपके पास 1 2 3 और जे आपके पास 1 2 3 से भी वेरी कर सकता है। तो U11 U22 U23 U12 U13 U21 U23 एंड U32, ये आपके पास 6 एडिशनल रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस की टर्म्स निकल के सामने आ जाती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एडिशनल इक्वेशन को हम निकालते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है एक है टर्बुलेंस काइनेटिक एनर्जी का मॉडल। और उसमें अगर आप फर्दर जाएं तो आपके पास के ई मॉडल है, के एप्सिलॉन मॉडल कहते हैं। इसमें ये आपके पास है कि के टर्म कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी क्या है? मीन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या चीज है? आपके पास जो चेंज आ रही है, मीन फ्लो वेलोसिटी है, उसकी एवरेजिंग आप कर लें काइनेटिक एनर्जी की। दूसरी आपके पास कौन सी आ रही है? टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी की आप एवरेजिंग कर लें। आपके पास जो इंस्टेंटेनियस, जो टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इंस्टेंटेनियस जो चेंज हो रही है, हमने क्या देखा था? फ्लो आपके पास चलता जा रहा है, फ्लो अप एंड डाउन वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास जो टर्बुलेंस, इन दोनों की एनर्जी को हम सम अप करें तो आपके पास मीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के सामने आ रही होती है। और इसी की बुनियाद पर आप एस्टिमेट करते हैं अपने टर्बुलेंट विस्कोसिटी को। हमने इन चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई किए हुए हैं, और उनकी कर्व फिटिंग के थ्रू हम इनकी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। एप्सिलॉन आपके पास क्या है? एनर्जी डेसिपेशन रेट। आप इसके जाके देखिएगा मीटर्स के ऊपर सेकंड क्यूब आपके पास इसके यूनिट्स हैं। हमारे पास जब एक
एडी क्रिएट हो रही है, उसकी क्रिएशन के अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी या आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट पाई जाती है, और जैसे ही वो एडी टूटती है तो एनर्जी डेसिपेट करती है। वो जितनी एनर्जी डेसिपेट करती है, अगर हम उसका एस्टिमेशन निकाल लें तो हमारे पास जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के वो निकल सकते हैं। ये मैं इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहा हूँ कि ये हमारे पास इनके कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पाए जा रहे, सारे एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स किए हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप के एप्सिलॉन मॉडल के आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन अप्लाइड सीएफडी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें आता है वो रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट। इसमें आप जाके देखेंगे कि एप्सिलॉन मॉडल हमारे पास जो जिस वॉल वाई प्लस की रेंज में काम कर रहा हो तो 30 से 200 के होते हैं कि आप उसमें बात करें। जब आप इतना ज़्यादा कोर्स वॉल वाई प्लस पे काम कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी मैशिंग को कोर्स की तरफ लेके जा सकते हैं, और जब हम कोर्स के लेके जा सकते हैं तो आपके पास रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, स्टेबल कैलकुलेशन करता है और रीजनेबल प्रेडिक्शन आपको दे देता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक आ जाता है के ओमेगा मॉडल। के ओमेगा मॉडल में के तो आपके पास सेम टर्म है, ओमेगा जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडीज कि किस तरीके से क्या किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है के ओमेगा मॉडल का? के ओमेगा मॉडल हमारे पास उसके अंदर आपको रिजॉल्व करना होता है अपनी बाउंड्री लेयर तक। वॉल वाई प्लस की वैल्यू जो है, हमने क्या किया था, विस्कस सब लेयर की वैल्यू वॉल वाई प्लस में कितनी होती है, किस वैल्यू से कम होती है? तीन बातें की थी ना टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर। एक आपके पास विस्कस सब लेयर थी, एक बफर जोन था, और एक आपके पास टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थी। वॉल वाई प्लस अगर आपके पास 5 से कम है तो आप विस्कस सब लेयर के अंदर लाई कर रहे हैं। तो हमने के ओमेगा मॉडल के अंदर अपनी विस्कस सब लेयर की लेवल तक इसकी रिजॉल्व करना होता है, बल्कि इसको अगर आप मजीद लेके जाएं, हम इसको वॉल वाई प्लस को 1 तक लेके जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो बाउंड्री लेयर फ्लोज होते हैं वो रीजनेबल हो जाते हैं, वो रीजनेबली एक्यूरेटली रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसका आपके पास मसला कहाँ आना शुरू हो जाता है? मसला आ जाता है कि आपके पास क्या है, आपका कंप्यूटेशनल टाइम बहुत बढ़ जाता है। इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए आपके पास एक और मॉडल है, एसएसटी मॉडल। एसएसटी मॉडल बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में बात करना शुरू करूं तो उसमें आपके जहां पे बाउंडेड फ्लोज हैं, जहां पे आपके पास बाउंड्री फ्लूइड सरफेस इंटरेक्शन हो रहा है, बाउंड्री लेयर का फिनोमेना अकर कर रहा है, उसमें उस रीजन के अंदर आपको के एप्सिलॉन मॉडल को इम्प्लीमेंट करवाएगा, और उससे जो फार रीजन है अपनी रिलेटिव सिंप्लिसिटी की वजह से के जो बाउंडेड रीजन है उसमें के ओमेगा मॉडल, और जो फार रीजन है उसके अंदर के एप्सिलॉन मॉडल को अप्लाई करेगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं, मैं अगर आपसे बात करूं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सिलेंडर है उसके अराउंड फ्लो होता जा रहा है, अगर मैं कहूं कि यह इसके अराउंड फ्लो जो है वो इनविसिड है, नॉन विस्कस है, तो इसकी स्ट्रीमलाइंस कैसे बनेगी? इनविसिड फ्लो क्या होता है मुआज? यस सर। इनविसिड फ्लो क्या होता है सर जिनमें लेयर्स के दरमियान विस्कोसिटी ना हो, फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो, ठीक है, सही है। फ्रिक्शनल इफेक्ट अगर ना मेरे हो। पास एक इनविसिड फ्लो आ रहा है तो इसका मतलब क्या, लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फ्लो नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उस तरीके से इंटरेक्ट भी नहीं करेगा मेरे उसके साथ, किसी उसके साथ, वॉल के साथ। तो जब मैं इसके इर्द गिर्द अगर स्ट्रीमलाइन बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो ये इस तरह की स्मूथ सी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, तो फर्क ही नहीं आ रहा होगा।
लेकिन आप लोगों के ख्याल में क्या ये बात सही है? ऐसा होता नहीं है। हमारे पास जितना भी स्मूथ फ्लो हो, जब सरफेस के साथ इंटरेक्शन होती है तो यहाँ पे विस्कोसिटी इफेक्ट और फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से आपके पास एडी जनरेशन का फिनोमेना अकर कर सकता है। तो चाहे आपके पास स्मूथ फ्लो भी हो, जहां पे आपके पास सरफेस इंटरेक्शन आ रही है वहां पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली क्या करना पड़ेगा? टर्बुलेंस मॉडल की एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे पास फ्लो रिजीम फुली टर्बुलेंट है, मुझे पता है मेरे पास विंड्स इतनी गशिंग स्पीड के ऊपर पाई जाती है कि वो फुली टर्बुलेंट रीजन में पाई जाती है, तो आप सिंपली के एप्सिलॉन मॉडल इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रही है जहाँ पे आप बाउंड्री लेयर को आप कैप्चर कर सकते हैं, तो बेहतर क्या होगा कि आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल करें? के ओमेगा मॉडल इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे टर्बो मॉलिक्यूलर पंप वाले हैं। टर्बो मॉलिक्यूलर पंप वाले जो दो स्टूडेंट्स हैं, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आप मुझे से कोई एक बात बताएं कि आपके जो टर्बो मॉलिक्यूलर पंप है उसकी रोटेशनल स्पीड क्या है? सर अभी हम 30,000 तक आ गए। सॉरी, आवाज थोड़ी सी ऊंचा बोले यार। 30,000 तक है। 30,000 आरपीएम। 30,000 आरपीएम में अगर मैं बात करूं तो आपके टर्बो मॉलिक्यूलर पंप की जो टिप के रेडियस है वो कितना पाया जाता है? सर ब्लेड्स की हाँ, ब्लेड का जो टिप है ना, उसका रेडियस कितना है? सर सेंटर ऑफ शाफ्ट से। हाँ, सेंटर ऑफ शाफ्ट से बिल्कुल यार। सर ये अप्रोक्सीमेटली सर 80 mm है। 80 mm। अब आप देखें ना, मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं, आपके पास ओमेगा आ रहा है 30,000 आरपीएम। इसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करें, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने इससे रेडियस से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। उस लीनियर वेलोसिटी की बुनियाद पे मैं एस्टिमेट कर सकता हूं मेरे पास क्या रेनॉल्ड्स नंबर किस रेंज के ऊपर काम कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये क्या होगा, मेरा फुली टर्बुलेंट फ्लो आ रहा होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि टर्बो मॉलिक्यूलर पंप जिस तरीके की है बॉडी, उसमें क्या हो रहा है मेरे पास? उसमें मेरे पास फ्लो कन्फाइंड है और मेरे पास जो फ्लूइड है और सॉलिड उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस इंट्यूशन की बुनियाद पे मैं अगर अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा? कौन से मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए मुझे? के ओमेगा से कि एप्सिलॉन से? के ओमेगा से सर। के ओमेगा बेहतर रहेगा मेरे पास। और अगर मैं उसमें थोड़ी सी और बेहतरी करना चाह रहा हूँ तो एसएसटी मॉडल। लेकिन ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये आपके पास हरफ आखिर नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से आपका जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है उसकी एक्यूरेसी किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होगी? हम आपका जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है उसकी एक्यूरेसी डिपेंड कर रही होगी कि आपने मैश इंडिपेंडेंसी हासिल की है या नहीं की। मैश इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, मैश इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या मुराद है? कि आप अपने मैश को फाइन करते जा रहे हैं और एक खास हद से ज़्यादा जब आप उसको फाइन करें तो आपके पास रिजल्ट में सब्सटेंशियल चेंज ना आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सोल्यूशन की डिपेंडेंसी मैश डेंसिटी के ऊपर कम से कम होती जा रही है। पहली बात ये, उसको आप हासिल करेंगे। दूसरा ये, आपने अपनी प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की हैं या नहीं की, ठीक है। तीसरी, आपके पास न्यूमेरिकल आपने टर्बुलेंस मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास इनविसिड फ्लो है, विस्कस फ्लो आपके पास पाया जा रहा है, लेमिनर फ्लो है सिंपल। आपका अगर टर्बुलेंट फ्लो है उसके अंदर मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? मॉडल को स्टडी करें हर प्रॉब्लम के लिहाज से, देखें कि हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा है। और इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक फोरम है CFD ऑनलाइन के नाम से, उसमें आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है लोगों के लिए। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर पहले जाके थोड़ी सी तहकीक करें कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। तीसरा ये कि आपने जब अपना रेजिडुअल है कन्वर्ज कराना, कि आप किस लेवल तक रेजिडुअल कर रहे हैं। कि अगर 10⁻⁻⁴ तक मैं इसको कन्वर्जेंस कर रहा हूँ तो वो मेरे पास लूजली कन्वर्ज प्रॉब्लम है। आमतौर पर मैं अगर बात करूँ 10⁻⁵ की कन्वर्जेंस हासिल कर रहा हूँ तो मैं मॉडरेटली कन्वर्ज प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। और 10⁻⁶ तक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं टाइटली कन्वर्ज प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लूजली कन्वर्ज प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है कि मेरे पास कंप्यूटेशनल ताकत इतनी नहीं पाई जाती। लेकिन फिर क्या होगा कि मुझे कोई और चीज़ को भी मॉनिटर से, मैं प्रेशर इनलेट, प्रेशर आउटलेट, मास फ्लो इनलेट को मॉनिटर करूंगा
जहां पे मेरे पास स्टेबिलिटी आ रही होगी। तो आपका जो प्रॉब्लम है उसकी एक्यूरेसी किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इनमें से कोई एक चीज वेरी कर जाएगी तो आपका प्रॉब्लम अपने ओरिजिनल लाइन से हटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं क्विज दूंगा, इस लिहाज से मैं सिर्फ दो आप लोगों से स्टेटमेंट पास कर रहा हूं। आप लोगों ने सिर्फ 1 पेजर एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है कि अगर मेरे पास दो टाइप्स के फ्लो हैं, ये इन स्लाइड्स को भी यूज करें, आप बेशक नेट इस्तेमाल करें, लेकिन आपस में एक दूसरे से बात ना करें। 2 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है। एक फ्लो अराउंड एन एरोफॉइल, ओके, बस फ्लो अराउंड एन एरोफॉइल और फ्लो फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये 2 फ्लोज हैं। ठीक है, इसमें आपके ख्याल में आपको वॉल वाई प्लस क्या रखनी चाहिए और दूसरा आपका टर्बुलेंस मॉडल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आंसर की लॉजिक एक्सप्लेन करनी है आपने, पूरा वो कोई कहानी नहीं लिखनी, 2-3 लाइनों की लॉजिक एक्सप्लेन करनी है। सर वॉल वाई प्लस और दूसरी क्या चीज़ आपने कही? टर्बुलेंस मॉडल, इसके ऊपर सर्च करें इन दोनों प्रॉब्लम्स की, नेट से देखें, कहीं से देखें, बुक से देखें, वर्स्तीक की बुक कंसल्ट करें। ठीक है, फ्लो अराउंड एरोफॉइल, फ्लो विद इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। फिर इस नेक्स्ट टाइम जब ये फ्लो विद इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप है, आप जो टर्बुलेंस मॉडल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा। ये मैंने जो काम किया था उसमें थोड़ा सा आप डिफरेंट आप देख सकेंगे कि क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका लॉजिकल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये आप लोग यहाँ जमा कराए, मैं प्रोविजन ओपन कर रहा हूँ असाइनमेंट की। ठीक है एवरीवन, ठीक है काशान? अगर कोई बंदा नेट के प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा या ये वो, उसको ये बता दें कि ये प्रॉब्लम है और ये आपने अपलोड करनी है। सही है सर। जी जी काशान। सही है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन नहीं करते सर टर्बुलेंट विस्कोसिटी को? टर्बुलेंट विस्कोसिटी हमारे पास क्या आती है? पिछला लेक्चर खोलना पड़ेगा मुझे। सर ये इसी में अगर आप बता दें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सर ये आपने आगे नहीं पढ़ना, इसको रिलेट नहीं करना, ये जो श्मिट नंबर है, टर्बुलेंट श्मिट नंबर। बिल्कुल, आपके पास टर्बुलेंट श्मिट नंबर बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है, हाँ जी, आपका डिफ्यूजिविटी बेसिकली क्या होती है? हमारे पास टर्बुलेंट श्मिट नंबर निकल के आता है कि आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल विस्कोसिटी का आपके पास क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास श्मिट नंबर 0.7 से 1 के दरमियान, एक्सपेरिमेंटली मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि ये रिलेशनशिप बेसिकली डिफाइन कर रहा है डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजन होता क्या है फिनोमेना, अगर मैं आपसे बात करूँ डिफ्यूजन का फिनोमेना क्या आ रहा है आपके पास? कि मेरे पास अगर एक सिंपल मैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की बात करूं, एक गैस ए है और एक गैस बी है, मैं इनके दरमियान पार्टीशन है, इस पार्टीशन को मैं रिमूव कर दूं और ये आपस में मिक्सिंग का स्टार्ट हो जाए फिनोमेना, फिर क्या होगा हमारे पास?
ये डिफ्यूजन हो रही होगी। जब आपके पास मिक्सिंग होती है तो क्या होता है? मिक्सिंग होती है तो आपके पास फ्लो वेलोसिटीज पैदा होती है और उसकी बुनियाद पे आपके पास जो श्मिट नंबर है वो किसका पेरेंटल नंबर क्या होता है आपके पास बेसिकली जो श्मिट नंबर को वो आपके पास विस्कोसिटी और आपके पास जो डिफ्यूजिविटी है उसके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है। इसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि ये किस तरीके से हमारे पास हो सकता है, सिर्फ इसकी एप्लीकेशन साइड तक रहें हम। ठीक है काशान? यस सर, यस सर। ये वो सॉरी क्या कह रहे हैं आप? सर आप बता रहे थर्मल डिफ्यूजिविटी और ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटी सर, इनको रिलेट करता है ना फ्रंटल नंबर। बिल्कुल। आपके पास सर इससे डिफ्यूजन आगे इसको इंशाल्लाह काशान नेक्स्ट टाइम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सही है सर, सही है। तो यार ये जो क्विज है इसको सिंपली देखें और देख के सारे स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा क्या क्या करना। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।